नमस्कार, मैं हूं अर्धेंदु मुखर्जी और फेस टू फेस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी नेता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, साथ में इनके पास संस्कृति विभाग भी है। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि विधायक से मंत्री, क्षेत्र वालों के लिए बहुत सारी योजनाएं सोचे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सपने देखे होंगे। अगर आप पास्ट देखते हैं 1.5 साल 2 साल का, तो खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, पिछले 15 सालों में जब मैं पहली बार वहाँ विधायक बना, उसके पहले मैं यूथ कांग्रेस से आया। यूथ कांग्रेस में हमेशा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हम करते रहे। जब मैं प्रथम बार सीतापुर का विधायक बना तो लोग बोलते थे कि अब ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया में लीडरशिप करता था, पहली बार ये ट्राइबल एरिया में जा रहा है, जहाँ पर जंगल, पहाड़ और आदिवासी लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं। ये अब इसके जो आंदोलन वाली जो एक जो नेचर है, जो इनका काम है, उसमें रोक लगेगा। तो कई बार चर्चा में लोग मजाक में बोलते थे कि अब क्या चीज़ मुद्दे पे आंदोलन करोगे, क्योंकि मैं विधायक बन गया था लेकिन सरकार बीजेपी की थी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ बिजली का दिक्कत था, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे जो भवन और इत्यादि जो भी मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें थी, उसमें काफ़ी गैप था। मैं वहाँ पहुँचने के बाद पहला तय किया कि मेरी लड़ाई सड़क के लिए रहेगी और जब तक सड़क नहीं बन जाएगा तो मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। और आप विश्वास नहीं करिएगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के मैं 15 साल तक संघर्ष किया, लोगों ने भी खूब हाथों हाथ लिया, खूब समर्थन दिया, खूब सराहा और मेरा जो जुझारूपन था, मेरा जो जनहित के लिए संघर्ष था, उस पर लोगों ने मुहर लगाया। और आज भी जब मैं जाता हूँ तो मैं सड़क की बात ज़रूर करता हूँ, सड़क का निरीक्षण ज़रूर करता हूँ और जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ के सड़क को ठीक करने के लिए ज़रूर निर्देशित करता हूँ। और इसमें बहुत अब अंतर दिख रहा है। अब मुख्यालय अंबिकापुर से लेकर के सीतापुर की सड़क अब चमकने लगी है। कुछ ही % रह गए हैं जहाँ पर पुल बन रहा है, उसके अप्रोच बन रहा है। एक आध दो पुल बचे हैं और कुछ अप्रोच बचे हैं, वो भी मेरे ख्याल से बरसात आते आते तक, अभी 15 तारीख तक 90% अप्रोच भी कंप्लीट हो जाएगा और 2 पुल रह जाएंगे। और इस तरह से सड़क के मामले में काफ़ी कुछ हमको सफलता मिला है और हम इतने में अभी संतुष्ट नहीं हैं। और भी जो बसाहट है और भी जो मुख्य मार्ग है जिसको ब्लॉक मुख्यालय को जो जोड़ती है, जो जिला मुख्यालय को जोड़ती है, ऐसे पैरेलल सड़क का भी हम निर्माण कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है और पहले और अब में बहुत अंतर है। जैसे पर्यटन की बात की आप, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। बहुत कुछ कर सकते थे 15 साल बीजेपी के, 3 साल जोगी जी के, लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो मैनपाट वैसा का वैसा ही है। तो क्या योजनाएं हैं आगे कि मैनपाट को वास्तव में कुछ कर सके? देखिए, जो विकास का काम है, कहीं का भी तस्वीर कोई जादू का छड़ी नहीं है कि एकाएक बदल जाएगा। लेकिन पिछले 15 सालों में जो सड़कों के लिए जो लड़ाई लड़ी,
जो राष्ट्रीय राजमार्ग जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है, उसके साथ साथ हमने जिसको मैन पार्ट को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहाँ की सड़कों के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। और केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी सरकार थी उनकी, उस समय पी चिदम्बरम जी केंद्रीय गृह मंत्री थे। हमने जाकर के LWE में वहाँ से अलॉटमेंट लाया था और सड़कों को बनवाया था। तो केवल मैन पार्ट में सड़क बनवाने से वहाँ चहल पहल बढ़ गया, बाहर से लोगों की आने की संख्या, सैलानियों की संख्या बढ़ गई। उसके पहले सड़कों का बहुत बुरा हाल था। उसका जीता जागता एक आपको उदाहरण दूँ कि विधानसभा में पहली हमारी उपस्थिति थी और भाषण देने के लिए जब मौका मिला तो मैं अपने सरगुजा क्षेत्र के साथ साथ मैन पार्ट को विशेष रूप से फोकस करते हुए अपनी बात को कही कि मैन पार्ट प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम घटा है, जहाँ पर रहने वाले सीधे साधे आदिवासी समुदाय के साथ साथ जो तिब्बती वहाँ के आकर्षण के कारण है और वहाँ का जो कल्चर है वो सहज ही आकर्षित करती है। वन संपदा से परिपूर्ण, खनिज संपदा से परिपूर्ण वहाँ के नदियाँ, वहाँ की झरने सीधे अनुपम घटा को बिखेरती है और लोगों को सहज आकर्षित करती। तो जो भाषण दिया था उसका असर ये था कि हमारे बहुत सारे साथियों ने, जब एक माननीय मंत्री जी हुआ करते थे जसपुर के, उनके यहाँ शादी थी तो सब लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हम लोग मैन पार्ट देखते हुए जाएंगे। और जब मैन पार्ट पहुँचे तो बड़े बड़े खड्डे थे और बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ उनकी निकली और वहाँ से वो लोग रुकने के मन बना के गए थे और तुरंत वहाँ से बैक टू पवेलियन हुए। आने के बाद उन लोगों ने इतना भला बुरा मुझे कहा और ऐसे शब्दों से संबोधन किया, उसको मैं बता नहीं सकता। मैं उन लोगों को केवल उनसे बचने के लिए कहा कि आप लोगों ने अल्टरनेटिव दूसरा जो रास्ता है उसको आपने देखा नहीं, बोले आप लोग गलत रास्ते से चले गए। लेकिन सही बात ये था कि रास्ता बहुत ख़राब था और उस खराब रास्ते को ठीक कराने मात्र से वहाँ का तस्वीर बदल रहा है। आज वहाँ पर पर्यटकों के रुकने के लिए सैला रिसोर्ट बन गया है, 2-3 होटल तैयार हो गए हैं, बाकी और सारे जो निर्माणाधीन होटल है 2-3 ठो, तो लोगों के लिए सुविधाएं भी वहाँ बढ़ रही है। तो बेस्ट प्लेस होगा मैन पार्ट, जहाँ लोगों के आने जाने के लिए जो सेफ जगह और मुख्यालय से इतने करीब, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो विकास है वो और तेज़ी से होगा और लोगों के लिए घूमने के लिए एक प्रमुख आकर्षक जगह बनेगी। नहीं, लोग जाते हैं, सैलानी जाते हैं, लेकिन वहाँ ठोस ऐसा आज तक या अभी तक कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ 2 दिन 4 दिन रुकें, जाते हैं और आ जाते हैं। इससे ना तो सरकार को फ़ायदा होने वाला है, ना राजस्व को कुछ मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ आप लोग क्यों कार्य योजना या कोई ऐसी प्लान है कि कोई भी व्यक्ति अगर जाए तो कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन वहाँ रुके? इसमें अभी उस पर विचार विमर्श चल रहा है, कार्य योजना बन रहा है और कुछ जो कंसेप्ट तैयार करते हैं वहाँ के बारे में, मॉडल के बारे में, तो उसमें भी हमने कुछ लोगों से चर्चा करके काम उसका कहाँ पर क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में वहाँ के अगर अधोसंरचना का विकास होगा तो कहाँ पर बिल्डिंग होगा, कहाँ पर उसका गेट होगा, कहाँ पर और स्तूप होगा, क्या जो भी हो सकता है लोगों के एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को 2-4 दिन, जैसे आप बोल रहे हैं, एंगेज रख सकें, उस हिसाब से भी प्लानिंग चल रहा है। और चूँकि ये 2 वर्ष जो है ये चुनाव, इसके बाद कोरोना और कोविड के नियंत्रण, लोगों का जान बचाने में ही पूरा बजट का लगना, पूरा समय का लगना, ये जो है बाकी काम के लिए अवसर ही नहीं दे रहा है। तो
जैसे ही हम इससे निकल रहे हैं तो इस दिशा में भी इम्प्लीमेंट दिखेगा। जैसे आपने अभी सड़कों की भी बात की, 2000 में राज्य बना, लेकिन अगर हम अंबिकापुर से रायगढ़ जाना चाहें तो उसकी हालत आप भी जानते हैं, कई बार आप भी जाके वहाँ अधिकारियों को फटकार लगाया है आपने भी। तो ये सड़क आखिर बन क्यों नहीं पा रही है? देखिए, आप सड़क के बारे में आपको अगर जानकारी होगी तो जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी जी माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रायगढ़ क्षेत्र के जो सड़क है, रायगढ़ से पत्थल गांव तक का जिम्मा उन्होंने जिंदल को दे दिया था। ठीक उसी प्रकार बीओटी सिस्टम में बिलासपुर रोड को भी दे दिया था। तो उस समय मेंटेन हुआ। इसके बाद टाइम उसका पूरा होने के बाद पिछले 15 सालों में पिछली सरकार ने उस दिशा में कोई गंभीर होकर के काम नहीं किया, ठोस कार्रवाई नहीं किया। इस वजह से सड़कों का बुरा हाल हुआ। हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में इस दिशा में ठोस काम चल रही है और तेज़ी से सड़कों के मामले में छत्तीसगढ़ का तस्वीर बदल रहा है। अच्छा, अब आप लोग कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन या और वानिकी उस पर जोर दे रहे हैं, सरकार का जोर उस पर है, तो क्या आप लोग कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि अब धान का रकबा या तो कम हो जाए या तो किसानों की जो धान बोने की क्षमताएं हैं वो कम कर दें रकबा, ताकि आने वाले दिनों में धान का जो पैसा, बड़ा बजट एक जाता है धान खरीदी में, वो कहीं ना कहीं कटिंग कर सके? देखिए, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ 80% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी किसानों को खूब प्रोत्साहित किया। उनका कर्जा माफ़ी करके, उनको 2500 रुपये में धान खरीदी करके, केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके। तो पहले और अब में क्या अंतर है कि पहले कृषि के कार्य को लोग घाटे का सौदा समझते थे, अब कृषि के प्रति आकर्षण का बढ़ा है, इसको भी लाभ का धंधा लोग समझ रहे हैं। तो अब सब लोग धान की खेती की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। उसका सीधा सीधा आशय है कि धान का अच्छा दाम मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से है कि ये 3 महीने में तैयार हो जाता है, 90 दिन में। तो सबसे शॉर्ट पीरियड में और अच्छा धंधा जो है इसको लोग चूज कर रहे हैं। अब हमारे लिए जो समस्या खड़ी हो रही है कि सब लोग धान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो हमारी जो लिमिटेशन है वो भी क्रॉस हो रहे हैं। बजट कहाँ से और राज्य की आवश्यकता और सेंट्रल पूल की जो टारगेट है वो पूरा करने के बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो उसको हमको ऑक्शन करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और सभी लोगों ने बैठ करके तय किया है कि हम किस प्रकार से धान के जो खेती है उससे दूसरे क्राफ्ट की तरफ, दूसरे फसल की तरफ लोगों को डाइवर्ट करें। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में एक प्रस्ताव लाया गया है कि धान के अलावा अगर अन्य फसल की तरफ लोग आकर्षित होंगे, अगर डाइवर्ट होंगे, पिछले साल अगर धान लगाया था, इस साल अगर उसकी जगह पर कोई दूसरा फसल लगाएगा, दलहन तिलहन जो भी है, तो उसको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो एक तो ये प्रयास है कि हमारा धान का रकबा कम हो और दूसरे फसल के लोग तरफ आकर्षित हो, दलहन की तरफ, तिलहन की तरफ, कोदो, कुटकी, गन्ना, जो भी फसल है, तो उसके लिए प्रयास ये चल रहे हैं। दूसरा, पहली बार छत्तीसगढ़ में पॉलिसी बना है कि जो कृषि जो रकबा है, खास करके धान, उसको छोड़ करके अगर कोई पौधरोपण का काम करता है, प्लांटेशन का काम करता है, तो उसको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। तो
कोशिश है कि धान के खेती को छोड़ करके बाकी खेती की तरफ भी लोगों को आकर्षित हों, दलहन की तरफ, तिलहन की तरफ, वानगी की तरफ। तो ये प्रयास चल रहा है। बात करते हैं छॉलीवुड की। बहुत सारी उम्मीदें थी कि नई सरकार आएगी, कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब से सरकार बनी, अगर हम 2.5 साल की बात करें, तो सिर्फ बैठकों का दौर तो लगातार हुआ, लेकिन ठोस कुछ भी अभी तक उनके लिए नहीं दिख रहा है। काफ़ी लोग उसमें अगर काम करते हैं तो उनको रोजगार मिलता है। क्या आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, इसमें ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर। अब इसमें मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ा कसूरवार है, कि जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी और मेरे ख्याल से मेरे मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कराया था, जिसमें हमारे मेहमान और कलाकार देश और विदेश से भी आए थे। और उस आयोजन का जो सफलता का राज ये था कि उसमें कलाकार तो बढ़ चढ़ कर के भाग लिए, साथ ही सभी राजनीतिक दल के लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे स्थानीय स्तर के विधायक हों, सांसद हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों, सभी मंत्री लोग हों, और सेंट्रल से भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राहुल जी हों, श्रीमती मीरा कुमार जी हों, आदरणीय पुनिया जी हों, हमारे जो सेक्रेटरीज थे चंदन यादव जी हों, बहुत सारे जो सांसद, विधायक, नेता प्रतिपक्ष, पक्ष विपक्ष और यहाँ की महामहिम राज्यपाल, सभी लोग एक स्टेज में नृत्य करते हुए, थिरकते हुए दिखे। आपने इसको क्या मानते हैं कि आप कोई छोटी मोटी बात है कि सभी लोगों को एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे बांधने की अगर किसी में क्षमता है तो केवल संस्कृति में है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति इसमें अपना आभा दिखाया है, अपना प्रभाव दिखाया है कि सभी राजनीतिक दल को, सभी दल के लोगों को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक को एक मंच में नचाया और देश और विदेश के कलाकारों को, प्रतिनिधियों को भी बुला करके एक छतरी के नीचे सब लोगों को समेटने का काम किया। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने किया, जिसकी विशालता को दर्शाता है। और आने वाले समय में क्या दृष्टिकोण होगा, क्या हमारा विजन होगा, उसको बताता है। जब यहाँ की संस्कृति को देश और विदेश के लोग जानेंगे, देखेंगे, यहाँ की समृद्ध संस्कृति जितनी पौराणिक है, उसको देखने के लिए दूर दूर से जब बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, यहाँ का होटलिंग का व्यवसाय बढ़ेगा, यहाँ का टैक्सी का व्यवसाय बढ़ेगा। तो सभी प्रकार के व्यवसाय में एक इंक्रीज होगा, तो वो संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो हम ये कह नहीं सकते कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो या जितिन प्रसाद की बात हो, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा आपको लगता है क्या कि आलाकमान इनको एकजुट करके रख नहीं पा रही है? देखिए, बहुत कठिन प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत सीमित उसमें नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसका जो ठोस नतीजा है उसको ये समझ लीजिए कि महाभारत का वो आपने स्लोगन पढ़ा होगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो पाया है यहीं पाया है और जो है सब यहीं दे करके जाओगे। जिन लोगों ने भी कांग्रेस से बगावत किया, कांग्रेस ने उनको अपनी ज़मीन दी, कांग्रेस ने एक पहचान दिया, कांग्रेस ने एक ऊंचाई दी। और जो लोग भी कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं,
उनकी आत्मा उनको कचोटेगी कि उन्होंने अपनी मातृत्व पार्टी से साथ दगा किया है। और एक कहावत है कि जब नाव में पानी भरता है सबसे पहले चूहे कूदते हैं, तो मैं उसी श्रेणी मानता हूं जो कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए। ये थे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत जी, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनका वही हश्र होगा जो नाव से कूदने के बाद चूहे का होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।